तो सर्वप्रथम हम प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। तथ्यों के वर्गीकरण के क्षेत्र में हुए कुछ प्रारंभिक प्रयासों का उल्लेख करें। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न का मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, तथ्यों के वर्गीकरण का मतलब होता क्या है, यानी क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का मतलब होता है किसी तत्व को उसके गुणों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटना। तो इस दुनिया में बहुत सारे तत्व हैं, अनगिनत तत्व हैं। अगर हम उनका अध्ययन करना चाहें तो ऐसे काफ़ी वक्त लग जाएगा, उनके गुणों का अध्ययन करना चाहें तो इसके लिए एक व्यवस्था तैयार किया गया है जिसका नाम है आवर्त सारणी। तो उस आवर्त सारणी से पहले, यानी उस आवर्त सारणी के आविष्कार होने से पहले कौन कौन से प्रयास किए गए तथ्यों के वर्गीकरण के लिए, तो वही प्रयास हमें बताना है। तथ्यों के वर्गीकरण के क्षेत्र में हुए प्रारंभिक प्रयास निम्नलिखित हैं। ये प्रयास किए गए 5। धातु और अधातु के वर्गीकरण, तो इन सभी के बारे में हमें लिखना होगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम धातु और अधातु तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, आपको सर्वप्रथम धातु और अधातु के वर्गीकरण लिखना है। आपको सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में लम्वाजे ने तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है। ये धातु के रूप में हो गया, कुछ गुण सभी धातु के समान रूप से पाए गए हैं। अब इसके बाद ये सारे ही आपको लिखने हैं और कुछ गुण इसके बाद देखिए, तथा इसके ऑक्साइड भास्मीय होते हैं। इसी प्रकार अधातुओं के भी कुछ गुण समान रूप से पाए गए और इसका उदाहरण आपको एक लिख लेना है। ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा ये रहा, संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ से लेके यहाँ तक हाईलाइट किया गया है, बस इतना ही आपको लिखना है। इसके बाद तीसरा है डोवेनर का त्रिक नियम। ठीक, तो ये यहाँ से रासायनिक दृष्टि से सदृश तत्वों को 3-3 समूह में वर्गीकृत किया गया। इस समूह को त्रियक नियम कहा जाता है और त्रियक नियम के 4 नंबर देखिए, न्यूलेट्स का अष्टक नियम। तो ये आपको लिखना है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। अगर आप बेहतर चाहते हैं तो ये सारे आप लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है। ये प्रयास हो गया चौथा और ये इसका आखिरी प्रयास है मेडलिफ के आवर्त सारणी का। तो ये आपको लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक दूसरा इस प्रकार है, मेडलिफ का आवर्त नियम क्या है, इसके आधार पर बनाई गई आवर्त सारणी की रूपरेखा क्या है। सबसे पहले हम मेडलिफ के आवर्त नियम को देख लेते हैं। मेडलिफ का आवर्त नियम। मेडलिफ का आवर्त नियम, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। ये हो गया मेडलिफ का आवर्त नियम। बनाई गई आवर्त सारणी की रूपरेखा क्या है, तो यहाँ पे देखिए मेडलिफ की आवर्त सारणी की रूपरेखा। मेडलिफ के समय कुल 63 तत्व ही ज्ञात थे और इन्हीं के अनुरूप आवर्त नियम के आलोक के तत्वों की इन्हीं के अनुरूप आवर्त नियम के आलोक में तत्वों की आवर्त सारणी का निर्माण किया गया, जिसे आवर्त सारणी का लघु रूप कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो देखिए रूपरेखा, इस सारणी में कॉपर तथा सिल्वर और गोल्ड इन तत्वों को वर्ग 1 और 8 दोनों में रखा गया। तीसरा जो पॉइंट है, मेडलिफ ने अपनी सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए जिनके बाद में चलकर ये रहा स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम द्वारा भरे गए। इसके बाद देखिए, मेडलिफ के समय उत्कृष्ट गैसों हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये जेनान हो गया और ये रेडान हो गया का आविष्कार नहीं हुआ था। आविष्कार के बाद अलग स्तंभ में रखा गया इन सभी को। तो यही थी मेडलिफ की आवर्त सारणी की कुछ रूपरेखा। आइए इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न, मेडलिफ की आवर्त सारणी से क्या लाभ है। तो हमें लाभ बताना है। तो सर्वप्रथम आपको लिखना है मेडलिफ की आवर्त सारणी से निम्नलिखित लाभ है। लाभ निम्नलिखित हैं। तो सर्वप्रथम आपको लिखना है मेडलिफ की आवर्त सारणी से लाभ निम्नलिखित हैं। तो आपको ध्यान देना है, जो हाईलाइट किया गया है वहीं तक आपको लिखना है। पहला लाभ, नियमित अध्ययन में सुविधा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है।
मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ हिंट के तौर पर। दूसरा देखिए, नए तत्वों का पूर्वानुमान, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा लाभ, परमाणु द्रव्यमान में सुधार, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। चौथा, तत्वों की संयोजकता, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ये पांचवा आखिरी है, अनुसंधान कार्य में सहायता, से यहाँ तक। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक तीसरा समाप्त हो जाता है। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए आवर्त सारणी की मुख्य उपयोगिता बताएं। हालांकि सवाल में हमें उपयोगिता दिया गया है, लेकिन हमें विशेषता बताना है, ठीक है। यहाँ क्या बताना है, विशेषता बताना है आधुनिक आवर्त सारणी की। तो आइए सबसे पहले हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी का उल्लेख करते हैं। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाकर आवर्त सारणी को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। इसे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप या वृहत रूप भी कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए उपयोगिताएं यानी विशेषताएं। आधुनिक आवर्त सारणी की मुख्य उपयोगिताएं अर्थात विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहला इस प्रकार है, तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित किया गया है। दूसरा है, सभी तत्वों को रासायनिक गुणों के आधार पर 18 समूह और 7 आवर्त में व्यवस्थित किया गया है। 3 नंबर है, वर्ग 3 से 12 तक में संक्रमण तत्वों को रखे गए हैं। 4 नंबर है, इसमें उत्कृष्ट गैसों को वर्ग 18 में रखा गया है। तो इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। किन अर्थों में आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी से भिन्न है? आइए इसका आंसर हम लोग बुक में देखते हैं। तो ये रहा मेंडलीव की आवर्त सारणी से आधुनिक आवर्त सारणी की श्रेष्ठता। तो पहला नंबर देखिए, यहाँ तक आपको लिखना है, हाईलाइट किया गया है। यानी किस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी से बेहतर है, ये हमें बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक। तीसरा यहाँ तक ही लिखना है आपको। इसके बाद 4 नंबर देखते हैं। ये रहा 4, 5, ये आपको आसान सा है, 7 नंबर लिख लेना है। किसी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान की सहायता से उसके गुणों का पूर्व अनुमान कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए, किसी परमाणु के गुणों का अनुमान। आवर्त सारणी की सहायता से किसी तत्व के परमाणु के गुणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवर्त सारणी में तत्व का स्थान जानकर निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। तो पहला देखिए, उसके वर्ग संख्या से, आवर्त संख्या से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, परमाणु संख्या से, धात्विक और अधात्विक गुणों से। तो आपको बस 5 ही लिखना है जो आसान लगे आपको, ठीक है। इसके पश्चात है प्रश्न क्रमांक 7, मेंडलीव की आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों का क्या महत्व है? काफ़ी आसान सा प्रश्न है। मेंडलीव ने रिक्त स्थानों के द्वारा कुछ ऐसे तत्वों का अनुमान किया था जो उस समय ज्ञात नहीं थे। तो उनका नामकरण जिन्होंने उसी समूह से पहले आने वाले तत्वों के नाम से एक का उपसर्ग लगाकर किया, ठीक है। और बाद में ज्ञात होने पर एस्केडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एक का बोरान, एक का एल्युमिनियम तथा एक का सिलिकॉन के समान थे। तो यही आपको आंसर में लिखना है। तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इस कथन का क्या तात्पर्य है? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। तत्वों के गुण उनके परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन के विभाजन, मुख्यतः ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों के विभाजन पर निर्भर करते हैं। उन परमाणुओं को जिनके संयोजक ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन विन्यास एक जैसा होता है, एक जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं। यही बात आपको लिखनी है। क्रमांक 9 इस प्रकार है, निम्न पदों की व्याख्या करें। पहला है वर्ग। आवर्त सारणी की उद्रक स्तंभ को वर्ग कहते हैं। इसे रोमन अंकों द्वारा निरूपित किया जाता है। इसकी संख्या 18 है। दूसरा है आवर्त। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती हैं। आवर्त सारणी में जो 1 से 7 तक क्या है, आवर्त दिया गया है। इसके बाद है सी।
सामान्य तत्व, वैसे तत्व जिनकी क्रियाशीलता सामान्य होती है उन्हें सामान्य तत्व कहा जाता है। जैसे हो गया, इसके बाद है संक्रमण तत्व। आवर्त सारणी में तत्वों के स्थान में उस तत्व की अत्यधिक क्रियाशीलता क्या कहलाती है? संक्रामक तत्व कहलाती है। ये रहा इसका उदाहरण। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के 3 तत्व ए बी सी की परमाणु त्रिज्याएं क्रमशः कितना है? 155 pm, यानी परमाणु त्रिज्या इसे कहा जाता है, 190 और 235 है। कारण देकर इन तत्वों को वर्गों की बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में सजाएं। तो इस प्रकार आंसर लिखना है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रत्येक तत्व के बाद वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनों का एक नया सेल है। ठीक है, इस प्रकार आवर्त सारणी के वर्ग 1 के 3 तत्व ए, बी और सी की परमाणु त्रिज्याएं इतना यहाँ पे दिया गया है। इन्हें बढ़ती हुई परमाणु में निम्न तरीके से सजाया गया है। आइए इसको हम लोग सजा देते हैं। तो इस तरीके से आपको सजाना है। वर्ग हो गया ए, बी और सी, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये पोटेशियम हो गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। 4 कोष दिए गए हैं, K, L, M और N। ठीक है, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 1। ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 8 और एक 1, क्योंकि इसकी परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो यही आपको बना लेना है। नंबर प्रश्न दिया गया है, आवर्त सारणी के आधार पे तत्वों के गुणों में आवर्तिता का क्या अर्थ है? आंसर इस प्रकार है। आवर्त सारणी में बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ तत्वों के रासायनिक गुण क्या होता है? नियमित पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? रासायनिक अपरिवर्तता कहलाती है। ये बात आपको लिखनी है। इसका दूसरा जो प्रश्न है, एक ही समूह के सभी तत्वों को गुण समरूप क्यों होते हैं? काफ़ी आसान इसका आंसर होगा। इसका कारण समूह के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अर्थात इनके बाहरी सेल में समान इलेक्ट्रॉन होंगे जो एक समान गुणों को प्रदर्शित करेंगे। अगर एक धातु होगा सभी धातु होंगे, अगर एक अधातु होगा तो सभी अधातु होंगे, यानी इनको एक साथ रखा जाता है एक कैटेगरी में। इसका कारण है इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होना। इसके बाद देखेंगे तीसरा। तो इसका तीसरा जो प्रश्न है, किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होगी और क्यों? आंसर इस प्रकार है। आवर्त के इलेक्ट्रॉन एक एक करके एक ही ऊर्जा कोष में भरता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को भरने के साथ नाभिक आवेश 1 यूनिट बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक की ओर लगातार बढ़ते जाता है। ऐसा होने से परमाणु त्रिज्या घट जाती है, अर्थात आवर्त के बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार धीरे धीरे घटता जाता है। तो यही इसका कारण होता है। आइए इस सेशन का आखिरी सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12। नीचे दी गई मेडलिफ आवर्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, उस तत्व का नाम लिखें जो वर्ग 1 तथा आवर्त 3 में है। कौन सा है? तो ये सोडियम होता है। ख नंबर है, वर्ग 7 तथा आवर्त 2 में है, तो ये होता है फ्लोरीन। इसके बाद इसी में इसका दूसरा जो सवाल है 12 का दूसरा, निम्न सूत्र सुलझाएं। पहला है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, इसका सूत्र ये रहा N2O5। और ख नंबर ऑक्सीजन का हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र ये रहा OH2। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के समूह 8 में कोबाल्ट को परमाणु द्रव्यमान इसका इतना है 58 58.93, निकेल जिसकी परमाणु द्रव्यमान 58.71 है, से पहले क्यों रखा गया है? कोबाल्ट को निकेल से पहले क्यों रखा गया है समूह 8 में? इसका कारण क्या है? ये रहा। आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेडलिफ को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रखना पड़ा, इसलिए कि समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। तो यही कारण है कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या ये द्रव्यमान इतना है, निकेल से पहले रखा गया गुण धर्म को समान प्रदर्शित करने के लिए। आइए इसके बाद चौथा प्रश्न देख लेते हैं। गैलियम के अतिरिक्त उन 2 अन्य तत्वों के नाम लिखें जिनकी खोज मेडलिफ ने अपने आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के छोड़ने के बाद हुई। तो कौन से 2 तत्व हैं? ये रहा। गैलियम के अतिरिक्त जो पहला था स्कैडियम तथा दूसरा है जर्मेनियम की खोज मेडलिफ के आवर्त सारणी के रिक्त स्थान छोड़ने के
बाद हुई थी। तो आइए इस सेशन का आखिरी सवाल प्रश्न क्रमांक 5 को हल करते हैं। यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का उपयोग करके लिथियम और पोटेशियम का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें और इसकी तुलना सोडियम के परमाणु द्रव्यमान से करें। इस कार्यकलाप द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का उल्लेख भी करें। काफ़ी आसान सा सवाल है, आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दिया गया जो तत्व है इनकी परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे दिया गया है। लिथियम का 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। हमें क्या ज्ञात करना है? लिथियम और पोटेशियम का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ लिया जाएगा और जितनी संख्या है उनसे भाग लगा दिया जाता है। काफ़ी आसान है ये। तो यहाँ पे देखिए लिथियम का कितना है? लिथियम का है 7 और पोटेशियम का कितना है? पोटेशियम का है 39। दोनों को जोड़ दिए तो 42 आ गया और दोनों की संख्या 1 और 2, तो 2 से भाग दे दिए औसत हमें ज्ञात करने के लिए, तो आ गया 23। तो क्या हमें निष्कर्ष भी निकालना है, तो क्या निष्कर्ष निकल के आया? ये रहा। अतः लिथियम और पोटेशियम का औसत परमाणु द्रव्यमान 23 है। अतः हम कह सकते हैं कि लिथियम और पोटेशियम का औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। इसका 23 आया और इसका पहले से है 23, यहाँ देखिए। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त